जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए, फिर चाहे आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि एक मेजर एंड मेन सब्जेक्ट इंग्लिश सभी के पास में होता है। तो बेसिकली बच्चों, रिसेंट में आपका इंग्लिश का जो एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022-23 के लिए, जिसमें मॉर्निंग का पेपर है आपका कल यानी कि 17 फरवरी को, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है आपका 20 फरवरी को। ठीक है, तो दोनों ही शिफ्ट के पेपर के लिए, दोनों ही डेट्स के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन आंसर को आपको लाइन टू लाइन बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में समझा दिया जाएगा। बस करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, और ये पेपर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके फाइनल के इंग्लिश एग्जाम में। ठीक है, जो कि कल यानी कि 17 को है और इवनिंग का 20 फरवरी को होने वाला है। पेपर के पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी, मैक्स मार्क्स 80 होंगे। पेपर 3 सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सेक्शन जो बी है ये रहेगा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का। सेक्शन सी जो है ये रहेगा लिटरेचर वाले पार्ट का। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी, जैसे नोट मेकिंग, पोस्टर, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट, स्पीच, डिबेट, ये सारे क्वेश्चन आंसर पैसेज वो हम इस वीडियो में कर लेंगे। पार्ट 2 जो रहेगा बच्चों, उसमें लिटरेचर वाले पार्ट को कवर करेंगे। इसका लिंक वीडियो का यहाँ पे आई बटन में आपको दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके उसे जरूर से देखें। इससे पहले भी एक सैंपल पेपर इंग्लिश का मैंने आपको करवा दिया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। बच्चों ने कमेंट किया कि सर एक और सैंपल पेपर बना प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए एक और सैंपल पेपर लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। और इसी को देखते हुए आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे के पूरी चैनल की टीम की तरफ से, आप सभी को जिनका कल यानी कि 17 को पेपर होने वाला है और जिनका 20 को भी होने वाला है, सभी को ऑल द बेस्ट आप सभी के इंग्लिश के एग्जाम के लिए। बेस्ट विशेस फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। नाउ थोड़ा सा अब हम पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो आएगा हमारा सेक्शन नंबर ए यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। अब इसमें एक चीज मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला रहेगा, इसमें आपसे 10 मार्क्स का ये आएगा, जिसमें कुछ एमसीक्यू और कुछ एक लाइन के या फिर एक सेंटेंस के आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये आएगा आपका 8 नंबर का। ठीक है, 8 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको कुछ एमसीक्यू, कुछ नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में है जो है वो अलग ही आने वाले, तो आपको करना है क्या, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। आप इसकी जो है ना प्रैक्टिस करें। आपके जो सपोर्ट मटेरियल है ना, उसमें ऐसे पैसे दिए हुए 5 से 7 अनसॉल्व्ड है, तो उनकी आप प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हमारे लिए जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड से। थर्ड से क्यों सर जी? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत होगी हमारी नोट मेकिंग। ठीक है, अब ये नोट मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पिछली वीडियो में भी एक नोट मेकिंग मैंने आपको बताई थी, वो भी इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा ताकि आप खुद की भी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो आप ना यहाँ पे जब थोड़ा सा देखेंगे, इस नोट मेकिंग को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दिल्ली के पेडेस्ट्रियन के बारे में बताया जा रहा है, पैदल यात्री जो है यहाँ के, उनके बारे में सारी की सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो पढ़ लो, बाकी हम सीधा इसके नोट मेकिंग की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। तो पहले क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं 3 नंबर में। यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस, आपको 4 से 5 एब्रिविएशन यूज भी करनी है नोट्स में, और उनको अलग से भी लिखना है। ठीक है, और एक अच्छा सा टाइटल भी इसके लिए। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसमें जो है सारी चीजों को पढ़ने के बाद में इसको जो टाइटल देंगे एक अच्छा सा, वो रहेगा पेडेस्ट्रियन इन दिल्ली, यानी कि पैदल यात्री दिल्ली में, या फिर दिल्ली के पैदल यात्री, दिल्ली में पैदल यात्री। ठीक है, और में बता देंगे कि दिल्ली अनसेफ फॉर पेडेस्ट्रियंस, यानी कि पैदल यात्रियों के लिए दिल्ली अनसेफ है। ठीक है, अब क्यों है, कैसे है, तो पहले बनाएंगे हम नोट्स। तो मैंने आपको बताया है कि नोट्स में आपको क्या करनी है, आपको कम से कम 3 तो हेडिंग बनानी है। 3 हेडिंग, जैसे 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग। अब इन्हीं 3 हेडिंग की आपको दो, कम से कम 3 से 4 जो सब हेडिंग्स होती हैं आपको वो बनानी है। ठीक है, सब हेडिंग्स में यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बनाने, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने। जैसे पहली मैंने यहाँ पे बनाई है बच्चों, दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी कि दिल्ली जो है वो पैदल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सिटी है। कैसे? पुअर मेंटेन ऑफ साइड वॉक, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ देखो एब्रिविएशन जो है ना, वो आपको अपनी नोट्स में भी यूज करनी है। तो हमने मेंट यानी कि मेंटेनेंस, तो पुअर मेंटेनेंस ऑफ साइड वॉक्स, यानी कि सड़क के किनारे के आसपास के जो चलने वाले रास्ते होते हैं, उनकी मेंटेनेंस बहुत ही खराब है। ठीक है, डेंजरस इलेक्ट इंस्टॉलेशन, यानी कि
यहाँ पर जो है इलेक्ट्र मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर जो है ना वायरिंग जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत ही ज्यादा होती है। आप किसी भी बड़ी सिटी में जाओगे ना तो वहाँ पे वायरिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि एक टाइम को जो इलेक्ट्रिसिटी मैन होता है ना वो भी चकरा जाता है, अरे भाई कौन सी वायर है कहाँ जा रही है। ठीक है, गार्बेज डंप यानी कि बहुत ही बड़े बड़े कूड़े के ढेर आपको देखे जा सकते हैं। ठीक है, और जो गली वगैरह होती है रोड के किनारे आप बहुत सारे कूड़े को देखते हैं। वाटर लॉक्ड फुटपाथ यानी कि जो रोड्स होते हैं वहां पे गड्ढे हो जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पैदल यात्रियों को चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स में ये भी कर सकते हैं कि लाइफ फॉर पेडेस्ट्रियन या फिर अ मेजर सिटी फॉर पेडेस्ट्रियन, इसके बारे में आप कह देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी हेडिंग बनाई है लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजन्स, यानी कि दिल्ली में जो सिटीजन्स हैं उनकी कैसी लाइफ है। हालांकि ये मुझे ए में लिखना चाहिए था, बी में पेडिस्ट्रियन के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो लाइफ कैसी है दिल्ली की, दिल्ली में जो सिटीजन्स हैं फास्ट लाइफ है, यानी कि दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं वो अपनी जीवनचर्या को बहुत ही तेजी से जीते हैं। ठीक है, पुअर पब्लिक मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है पब्लिक का वो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि मैनेजमेंट पहली बात है ही नहीं एक तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटाइजेशन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटीज हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से कोई ज्यादा अच्छा कार्य नहीं करती है। ठीक है, अनकाउंटेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे असंख्य चीजें बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आई। अब तीसरा हमने बता दिया है कंसिस्टेंटली कंस्ट्रक्शन बट यूजलेस, यानी कि यहाँ पे डेली जो है कंस्ट्रक्शन चलता रहता है दिल्ली में, लेकिन जो सिटीजन है वो कंस्ट्रक्शन चलाते रहते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि दिल्ली के एनवायरमेंट को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक, अब तीसरा है पेडेस्ट्रियन इन द मॉडर्न सिटी। मॉडर्न सिटी में पेडेस्ट्रियन कैसे हैं, पेडेस्ट्रियन एक किंग, यानी कि मॉडर्न सिटी में पेडेस्ट्रियन जो एक तरीके के किंग होते हैं चलने फिरने घूमने घामने के लिए। ठीक है, फ्लोर ऑफ दिस सिटी टू प्रोवाइड ग्रेट हेल्प, यानी कि जो फ्लोर्स होते हैं सिटी में ये इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। फैसिलिटीज टू द चैलेंज्ड ओल्ड एंड द इन्फॉर्म्ड चाइल्ड, यानी कि जो मॉडर्न सिटी है इसमें अगर फैसिलिटीज हैं उनके लिए जो ओल्ड चैलेंज पीपल हैं या फिर बच्चे हैं तो पैदल यात्रियों के लिए दिल्ली सेफ है, अदरवाइज सेफ नहीं। ये चीज यहाँ पे बताई। ठीक है, अब एब्रीवेशन जो जो हमने यहाँ पे यूज की हैं, जैसे कि सबसे पहले मेंट, फिर यहाँ पे मैनेज्ड, फिर इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे और भी आ जाती है कुछ कुछ और उसी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे मेंट को बोलते हैं मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, और मैनेज को बोलते हैं मैनेजमेंट, मेंट को मेंटेनेंस बोलते हैं बेसिकली, ऑथ को बोलते हैं अथॉरिटीज, चाइल्ड को बोलते हैं चिल्ड्रन। इस तरीके से हो जाएगा, ये आपकी एब्रीवेशंस हो जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से एक नोट मेकिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई थी, द इम्पैक्ट ऑफ द टेलीविजन। तो इसमें भी हमने क्या किया है, टोटली जो है वो 3 हमने अपनी हेडिंग ली है, जैसे 1 2 3, और हर एक के हमने 3 से 4 जो सब हेडिंग्स हैं वो हमने बनाई है। ठीक है, जैसे बेनिफिट्स ऑफ टीवी जो है टेलीविजन के बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने बता दिए, फिर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं टेलीविजन के बॉडी के लिए ये बता दिए, इफेक्ट क्या होते हैं चिल्ड्रन पे हमने ये बता दिए। उसके बाद में फिर हमने इसके जो एब्रीविएशंस थी वो भी आपको बता दी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अब बारी आती है इसके समरी की, तो समरी लिखनी है आपको बेसिकली 50 वर्ड में, और कितने नंबर की है, 3 नंबर की है। तो आप समरी में पहले तो टाइटल लिख देंगे, जो भी आपका टाइटल है कोई एक लिखना है आपको, फिर लिखेंगे यहाँ से दिल्ली ऑल्सो इज ए मेजर सिटी फॉर द पेडेस्ट्रियंस। दिल्ली जो है वो पैदल यात्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी मानी जाती है। प्रोवाइड्स लीस्ट अटेंशन इन द मैटर ऑफ द फैसिलिटीज, यानी कि ये जो इनके मामले में अटेंशन जो वो बहुत ही कम प्रोवाइड कराती है। दिस साइड वॉक्स आर डेंजरस, यानी कि रोड के किनारे जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, नैरो हैं, पुअरली मेंटेन्ड है, एंड आर फुल ऑफ टूथलेस, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गड्ढे वगैरह होते हैं, गार्बेज डंप है, कूड़े वगैरह के ढेर यहाँ पे देखे जा सकते हैं, डेंजरस इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड स्टिंकी जो नल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पब्लिक मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा यहाँ का पुअर है। अनकाउंटेबिलिटी कैन बी सीन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज, बहुत सारी अथॉरिटीज हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं है। मनी इज मिसयूज्ड विदाउट प्रोवाइडिंग केयर टू द यूजर्स, यानी कि मनी जो मतलब बिना फालतू में बर्बाद हो रही है, क्योंकि ये मनी होता है पेडिस्ट्रियन यानी लोगों की केयर टेकिंग के लिए, लेकिन होता नहीं है। इन द मॉडर्न सिटी वेयर पेडिस्ट्रियन इज द किंग, द फ्लोर ऑफ सिटी should he maintained by keeping in the mind physically challenged old and infirm children for making Delhi world class. The authorities would once again look at the floor of Delhi. एक तरीके से पेडिस्ट्रियन जो है दिल्ली में उनकी समस्या थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए अगर दिल्ली को पेडिस्ट्रियन के लिए बहुत ही अच्छा बनाना है, पैदल यात्रियों के लिए बहुत अच्छा बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए
जो अथॉरिटीज है एक बार फिर से उन्हें अपना काम बेसिकली एक ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा, ये बात कही जाती है। ठीक है भाई, तो ये आपकी समरी हो गई और ये आपके एब्रिविएशंस हो गई और ये आपकी नोट्स हो गई। ठीक है, तो 5 नंबर आपके कंप्लीट हो गए और 3 नंबर ये भी हो गए आपके समरी वाले। तो ये हो गई आपकी पार्ट नंबर 1 की बात। ठीक है, इसी तरीके से टेलीविजन के ऊपर जो हमने समरी बनाई थी, आप उसे चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो कि टेलीविजन जो है वो एक बोन है, एक बेन है, अभिशाप है, क्या क्या इसकी इफेक्ट पड़ते हैं, वो सारी की सारी बातें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बच्चों हमारा सेक्शन नंबर बी आएगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि आपको ये जो स्टेंजा दिया गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पहले तो आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसमें जो जो गैप हैं उनको आपने फिल करना है। ठीक है, तो आइए पढ़ के देखते हैं और कैसे कैसे गैप को फिल करेंगे उसे समझते हैं। तो सबसे पहले है करप्शन डैश प्रिवेलिंग एट लेवल इकोनॉमिक, यानी करप्शन जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, मोरल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे देखा जा सकता है। तो करप्शन के बाद में यहाँ पे ए पार्ट में क्या आएगा, इज, एम, आर या वॉज आएगा। तो करप्शन एम नहीं आ सकता, करप्शन आर नहीं आएगा, करप्शन वाज यानी कि वाज की बात नहीं हो रही है। क्या आएगा यहाँ पे आएगा पहला वाला, ए का पार्ट जो है ए वाला, ये सही हो जाएगा, इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या है कि ड्यूरिंग डैश पास्ट फ्यू इयर्स द इमेजेस ऑफ द कंट्री, यानी कि ड्यूरिंग के बाद में क्या आ सकता है आपके हिसाब से, यहाँ पे ड्यूरिंग के बाद में देम आएगा, दी आएगा, हैव आएगा, फिर वाज आएगा। तो ड्यूरिंग जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ड्यूरिंग दी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूरिंग दी क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू इयर्स द इमेजेस ऑफ द कंट्री। अब कंट्री के बाद में क्या आएगा, कंट्री डिफेस्ड बियॉन्ड रिडेम्पशन। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे पास्ट बेसिकली क्या आया है, पहले यहाँ पे बात की जा रही है मेरे हिसाब से हैड बीन के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे जो है हैड बीन या हैव बीन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों हैज बीन आएगा। क्या आएगा, हैज बीन आएगा बेसिकली। ठीक है, उसके बाद में a larger number of scams involving top politicians, बहुत सारे स्कैम्स पॉलिटिशियंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड वीआईपीस डैश कम टू लाइट, डैश कम टू यानी कि हैव आएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, दे स्कैम्स मोस्ट ऑफ दी unearthed by the Central Bureau of Investigation involve hug scams running, क्या आएगा, रनिंग इनटू आएगा, अप टू आएगा, ऑन टू या फिर इंट्रो आएगा, रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। ठीक है, तो ए राइट हो जाएगा। ओके, दे हैव shaken the entire conscience of the country to the bones, यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा हमारा, एंड उसके बाद में टू आ गया, उसके बाद लिखेंगे the law enforcing agencies are seeking the help of the judicial process to dash, to यानी कि to bring आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, to bring the corrupt to book. The judicial system however is full of flaws and the corrupt do not find it very difficult to cleverly escape the legal net. इस तरीके से आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया आपका ये वाला पार्ट ग्रामेटिकल वाला, जिसमें फिलिंग ब्लैंक्स आपको भरने थे। अब आता है रीअरेंज वाला। तो रीअरेंज वाले में देखिए 4 है, कोई आपको 3 करने हैं। ओके, आंसर any3, रीअरेंज any3। ठीक है, ठीक है, enthusiasm सेलिब्रेटेड ग्रेट विद द स्कूल स्पोर्ट डे आवर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आवर स्कूल सेलिब्रेटेड द स्पोर्ट्स डे विद ग्रेट enthusiasm। ठीक है, एंड सेकंड इफेक्ट्स लेसन्स द taught provide through television vary, मतलब सिंपल सा क्या है कि द लेसन taught थ्रू टेलीविजन प्रोवाइड वेरी इफेक्टिव, यानी कि टेलीविजन के माध्यम से जो हम देखते हैं वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। के बाद द स्पैरो फ्रॉम सिटी इज डिसअपीयर्ड हाउस हैज सीम्स कॉमन दैट, एक तरीके से क्या होगा, इट सीम्स ऐसा लगता है दैट द कॉमन हाउस स्पैरो हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सिटी, यानी कि जो चिड़ियों के घोंसले होते हैं एक तरीके से वो अब सिटी से गायब हो चुके हैं। द ऑन फॉरेस्ट द इंडस्ट्री ऑयल डिपेंड्स, एक तरीके से द ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, यानी कि तेल के जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, जंगलों पर। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं।
दूसरे पेपर में भी मैंने आपको इसी तरीके से रिएजेंट्स करवाए हुए थे कुछ कुछ, और इसे आप यहाँ से चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। अब आता है हमारे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के बारे में पूरी की पूरी कहानी। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द सम पोस्ट ऑफ टीचर्स लाइक वेकेंट एंड टू बी फिल्ड सून। यानी कि आप एक प्रिंसिपल है किसी भी स्कूल के और आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है इस संबंध में कि आपके यहाँ पे कुछ कुछ टीचर्स की जो है वो वैकेंसी खाली है, ठीक है, तो आप उन्हें चाहते हैं, बनना चाहते हैं इस वैकेंसी। तो ये क्या है यहाँ पे किसी, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब बारी आती है सिचुएशन वेकेंट की, तो वेकेंट का मतलब होता है किसी अथॉरिटी के यहाँ पद खाली है और वो उन पद को भरने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट जारी करता है, ठीक है। लेकिन जो वांटेड होता है, वांटेड का मतलब क्या होता है कि ये जो है वो कहीं एक बंदा जारी करता है कि भाई मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस है और अगर कोई मुझे इन क्वालिफिकेशन का जॉब देता है तो अच्छी बात है, या फिर मेरी क्वालिफिकेशंस है, कोई मुझसे काम करवाना चाहता है या कोई मुझसे पढ़ना चाहता है तो बेझिझक आ सकता है, ये होता है। वेकेंट में किसी संस्था को नौकरी करने के लिए बंदा चाहिए और वांटेड में बंदे को नौकरी चाहिए, काम चाहिए बंदे को, ये होता है, ठीक है। तो वेकेंट में देखो सिंपल सी बात है, कोई स्कूल का नाम नहीं दिया गया तो हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया है, रमन इनक्लेव पब्लिक स्कूल, ठीक है, शास्त्री पार्क दिल्ली 41 रिक्वायर्स 5 पीजीटीज इन इंग्लिश अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट। यानी कि हमें 5 पीजीटी चाहिए जो कि परमानेंट होने चाहिए। ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मस्ट लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी नीड टू अप्लाई। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो पहली बात तो अपने काम में माहिर होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए मुझे वो उनमें होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई करें, ठीक है। सैलरी कमेंसरेट टू एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट। यानी कि सैलरी जो है पहले तो हम मिलकर बात करेंगे, आपकी जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अटेंड वॉक इंटरव्यू विद रिज्यूम, यानी कि आपको जो है एक रिज्यूम देना होगा इसके लिए। अटैच्ड टेस्टिमोनियल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑन मंडे दिस, ये एड्रेस हो जाएगा, इस दिन जो है वो आप अपना बेसिकली जो है देने आ सकते हैं, ठीक है, क्या इंटरव्यू देने आ सकते हैं, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। एक सिंपल सा मैं आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे समझाता हूँ, एकदम सिंपल से समझ जाएंगे कि देखो नॉर्मली आप ऐसे बता सकते हो कि वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट, यानी कि आपको एक अच्छा सा रिसेप्शनिस्ट चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि वांटेड ए 5 पीजीटी, ठीक है, पीजीटी टीचर्स फॉर द स्कूल, ठीक है, इतना लिख देंगे। एंड कैंडिडेट शुड बी वेल क्वालिफाइड, मस्ट possess impressive communication skill with fluent English एंड शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी। उसके बाद में यहाँ पे जो और इसके पार्ट आ जाते हैं कि एक्सपीरियंस एंड हाईली की बात आ जाएगी, ये लिख देंगे। एंड देन पार्ट में वो आ जाएगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ दिस वन मे गिव दिस सेंड रिज्यूम विद द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो एंड दिस एड्रेस, ये आ जाएगा, आपको इस तरीके से भर देंगे, सिंपल सा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको वेकेंट समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ओके। अब वेकेंट के बाद में दूसरा आ जाता है वांटेड। तो वांटेड ये है कि यू आर राजू रीना लिविंग एट शर्मा अपार्टमेंट्स एंड 100 सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली। You are well qualified in teaching English to 11th and 12th class. Draft an advertisement seeking job to be published in local daily in 50 words. ठीक है, यानी कि आपका नाम राजू रीना है, शर्मा अपार्टमेंट्स में आप रहते हैं, ये आपका एड्रेस है। आप जो है 11th और 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एवं आप इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी करना चाहते हैं कि अगर कोई है जो पढ़ना चाहता है या फिर आपको कोई पढ़ाने की जॉब दे सकता है उसके बाद, ठीक है। तो आइए लिखेंगे इस तरीके से अवेलेबल। अवेलेबल क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं, लिखेंगे अवेलेबल ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ्स या फिर इन इंग्लिश, विलिंग टू टीच मैथ या फिर इंग्लिश टू 11th एंड 12th क्लास इन द इवनिंग बिटवीन 3 PM टू 7 PM, वेरी मॉडरेट चार्जेस। यानी कि अवेलेबल है, उपलब्ध है एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बंदा जो पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश में और उसे इंग्लिश पढ़ानी आती है 11th और 12th को। अगर किसी को पढ़ना है तो टाइमिंग पीरियड ये है और बहुत ही एकदम चीप ही चार्जेस है, बहुत ही अच्छे चार्जेस है। गारंटेड रिजल्ट, इस बात की गारंटी देते हैं कि कम से कम 95% आपके बच्चे का रिजल्ट हम लेके जरूर आएंगे। कॉन्टैक्ट राजू रीना या फिर जो भी जाता है राजू रीना शर्मा अपार्टमेंट्स, एंड ये जो है वो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा वांटेड का, ठीक है। एक और वांटेड का आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, जैसे
यहाँ पे क्या है कि यू आर सुनीता, इस तरीके से कि यू आर वेल क्वालिफाइड इन म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स क्लासिकल। एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है लोकल डेली न्यूज़पेपर की, लिख देंगे कि अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस विलिंग टू टीच, यानी कि हम पढ़ाना चाहते हैं आर्ट आर्ट को टू द गर्ल्स इन इवनिंग, इस टाइम से इस टाइम तक, वेरी मॉडरेट चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो अपने कॉन्टैक्ट को इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, ये आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज तो आपने ये देख ली कि ये है आपके सिचुएशन वेकेंट के, सिचुएशन वांटेड के। अब एक चीज याद रखना, एडवर्टीजमेंट आपका दो तरीके का और आ सकता है। कौन सा? एक एडवर्टीजमेंट आ जाएगा बच्चों फॉर सेल एंड परचेज का। ठीक है, कौन सा? फॉर सेल एंड फॉर परचेज का, इस तरीके का भी आपका एडवर्टीजमेंट आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मिड टर्म में जब आया हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आने का। ठीक है, तो आइए इसको भी समझते हैं अच्छे तरीके से। तो लिखेंगे इस तरीके से कि देखिए सेल के लिए पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि वह कृष्णा राधा C10, ये आपका C10 रोहिणी सेक्टर 10 न्यू दिल्ली, यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। आपका एक हाउस है, नया नया, आप उसे बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस अंडर इट्स क्लासिफाइड मार्क्ड प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी कि आपको इस फॉर सेल की जगह क्या लिखना है? प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये मार्क करके लिखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग द रिलेवेंट डिटेल्स लाइक लोकेशन, अकोमोडेशन, कॉस्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारी चीजें आपको उस एडवर्टीजमेंट में देनी है। तो लिखेंगे अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, यहाँ पे देखो जब क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया ना कि आपको क्या मार्क करना है? प्रॉपर्टी फॉर सेल लिखना है, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर सेल लिखना है। नहीं मार्क किया गया है तो आप फॉर सेल लिख देंगे ओनली। ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल, क्या अवेलेबल है? फॉर द फर्स्ट फ्लोर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, यानी कि जो हमारा हाउस है नया नया जिसे हमने बनाया है वो बेचने के लिए उपलब्ध है। कहां पर है? रोहिणी सेक्टर 10, कॉम्प्रोमाइजिंग टू स्पेसिफिक बेडरूम विद द अटैच्ड बाथरूम, यानी कि कहां पे है? रोहिणी सेक्टर 10 में। ठीक है, क्या स्पेशलिस्ट है आपके भाई घर की? स्पेशलिस्ट ये है कि 2 स्पेशियस बेडरूम्स है यहाँ पे विद अटैच्ड बाथरूम है, एक लार्ज ड्राइंग रूम है यहाँ पे, एक कम डाइनिंग रूम है एंड एक लार्जर मॉड्यूल किचन है यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट फेसिंग, यानी कि पूरब की तरफ ये खुलता है इसका दरवाजा, यानी कि ईस्ट फेसिंग है, जैसे आप जो है सन को देख सकते हैं। लोकेटेड कहाँ है? तो लोकेटेड है नियर शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग प्लाजा के नियर में है। प्राइस क्या रखोगे भाई? तो प्राइस नेगोशिएबल है। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं ये कांटेक्ट करें कृष्णा या राधा को, ये एड्रेस है और यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? तो इस तरीके से आप फॉर सेल के बारे में इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो याद रखें फॉर सेल और फॉर परचेज भी आ सकता है। आगे, you are Jagdish Jugni, you want to purchase a flat, write an advertisement for the newspaper giving full details of your requirements and capacity to pay, यानी कि आप जगदीश जुगनी है, आप जो है एक फ्लैट परचेस कराना चाहते हैं, इसके लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड जो आपका कितना पे कर सकते हैं उसके लिए वो बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरीके से, देखिए हम इस तरीके से लिख देंगे फॉर परचेस। अब ये क्या है यहाँ पे? फॉर परचेस से क्या चाहिए? एक चाहिए हमें ADDA हाई फ्लैट चाहिए, कैसा? जो कि नॉर्थ दिल्ली में होना चाहिए। ठीक है, देखो फॉर सेल में क्या होता है, फॉर सेल की जब बात आती है तो आपने जो बनवाया है, ठीक है, आपको उसकी डिटेल्स इसमें देनी है। लेकिन जो फॉर परचेस वाला होता है ना, इसमें आपको जो चाहिए आपको उसकी डिटेल्स देनी होती है। जैसे हमें क्या चाहिए? हमें खरीदना है क्या? एक DDA हाई फ्लैट, कहां पे? नॉर्थ दिल्ली में। कैसा होना चाहिए? कहां पे? नॉर्थ दिल्ली रोहिणी में होना चाहिए। क्या क्या स्पेशलिस्ट होनी चाहिए आपके घर की भाई? तो मुझे चाहिए विद 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ, यानी कि बेडरूम्स विद जो कि बाथ के साथ में हो, एक अच्छा ड्राइंग रूम एंड कम डाइनिंग रूम चाहिए विद फैमिली लॉन। प्राइस क्या होंगे भाई? प्राइस नेगोशिएबल रहेंगे, मिलेंगे तो देख लेंगे। वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, मॉडर्न फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए नई नई चीजों की। नियर कहाँ होना चाहिए? तो नियर मार्केट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नियर मेट्रो स्टेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विल बी प्रेफर्ड। ओनर्स जो है और जो डीलर्स है वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे, इस अपार्टमेंट पे। इस तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है भाई, तो 5 मिनट में आपके 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको और भी समझा दिए इस तरीके से। तो आई होप कि आप सभी को अभी तक का पेपर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हमारा जो आज का मेन पेपर था उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों कि ड्राफ्ट ए सुटेबल पोस्टर ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब ऑन बिहाफ ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिजाइन ए पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स
यू मे यूज स्लोगन्स। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या लिखना है, मैं आपको इसके ऊपर ही बता दूंगा और दोनों मैं आपको दोनों पोस्टर दिखाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, ये रहा दोनों पोस्टर आपको मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो पहला पोस्टर हम बुक्स के बारे में देख लेंगे, किस पे कि इंपॉर्टेंस या फिर वैल्यू ऑफ जो बुक्स है इसके बारे में। ठीक है, तो वैल्यू बुक्स के संबंध में हमने देखो जो आंसर लिया है वो आपकी किताब से ही लिया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये मेन होता है। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा है हमने, बुक आवर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि हमारी बुक्स जो है वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, तो इससे बच्चों के अंदर ना एक अच्छा सा बहुत ही ज्यादा एक कॉन्सेप्ट जाता है कि बुक हमारी दोस्त है तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्लोगन्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्लोगन्स ये यूज करेंगे, स्कूल लाइब्रेरी योर, देखिए योर स्कूल लाइब्रेरी हैज 10,000 बुक्स व्हेन यू, एक सेकेंड, यानी कि आपकी जो स्कूल की लाइब्रेरी है यहाँ पे तकरीबन 10,000 बुक्स हैं और ये सभी 10,000 बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, व्हेन यू आर ग्लूमी और लोनली योर बेस्ट फ्रेंड इज ए बुक, यानी कि जब आप अकेले हो जाते हैं, जब आप दुखी होते हैं, असहाय होते हैं, जब आपका कोई साथी नहीं होता है, तब उस समय सबसे अच्छा आपका दोस्त होती है आपकी किताबें। किताबें जो हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, किताबें हमें जीवन जीने का नजरिया सिखाती हैं, हमें खुशी प्रदान करती हैं, हमें इन्फॉर्म्स देती हैं। ठीक है, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन भी देती हैं। ठीक है, एक सबसे बढ़िया कोटेशन क्या है कि रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट एंड थिंक बेस्ट, यानी कि जब आप अच्छा पढ़ोगे, ठीक है, तो आप अच्छा बोलोगे और आप अच्छा देखोगे। जैसे वो 3 मंजिल की कहानी होती है ना देखो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा करो। ठीक है ना, तो वही हो जाता है कि ना देखो कि अच्छा पढ़ो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। ठीक है, टेक अ बुक अ डे डोंट डिले, यानी कि टेक अ बुक अ डे डोंट डिले, यानी कि आज ही एक बुक लो, देरी मत करो। ठीक है, मेक रीडिंग ए रेगुलर हैबिट्स, यानी कि अपनी रीडिंग को रेगुलर हैबिट्स बनाओ, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, एंड सबसे भाई ये तो रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, जस्ट रीड इट, रीडिंग मेक्स ए रीडी मैन, यानी कि एक तरीके से क्या कहा गया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओनली रीड इट, यानी कि आप किसी को भी उसके ऊपर के आचरणीय व्यवहार से उसे जज नहीं कर सकते। अगर आपको उसे समझना है तो उसकी गहराई तक जाओ। ठीक है, रीडिंग मेक्स अ रीडी मैन, यानी कि एक रीडिंग ही, पढ़ाई ही एक व्यक्ति को और अच्छा बना सकती है। तो ये बुक्स की इंपॉर्टेंट है, कुछ स्लोगन्स हैं जो यहाँ पे हमने यूज किए। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो दूसरा हमारा यहाँ पे था बच्चों, उसमें हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर पे एक वो बनाना है, पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे टॉप पे हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि अवॉइड रबिंग एंड टचिंग योर आईज माउथ एंड नोज, यानी कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड के लिए आप क्या करेंगे, आपने अवॉइड रबिंग, यानी कि अपने नाक को, ठीक है, अपनी जो नोज होती है इसको रगड़ना, इसको टचिंग करना, माउथ को, आइस को बार बार इसे नहीं करना है। ठीक है, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क पहनिए और हाथों धोते रहिए। ठीक है, समय समय पर धोते रहिए। योर बिहेवियर कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि इस कोविड के टाइम पे आपका जो बिहेवियर है वो पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। कैसे कि अगर आपने कोविड के जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड के जो भी नियम है, अगर आपने वो अपनाते हैं तो आप जब बचेंगे तो आपके आसपास के लोग भी बचेंगे। एवरी एवरी इंडिविजुअल इज एट रिस्क, हर एक बंदा रिस्क में है। इफ इन्फेक्टेड, अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता है, यू मे स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर्स इन क्राउडेड प्लेसेस, जब आप इन्फेक्टेड हैं और आप किसी क्राउड में जाएंगे तो वो जो क्राउड आपसे आपके साथ में टचिंग में आएगी वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। यू मे put your family in risk if you infected, that's why you must follow these covid appropriate behaviors. Okay, there is no strictness until there is no medicine, यानी कि जब तक सख्ताई नहीं तब तक एक सेकेंड, there is no strictness until there is no medicine, यानी कि बेसिकली यही कहा जाता है कि जब तक आपके साथ में कड़ाई नहीं की जाती है, जब तक आपको मेडिसिन नहीं मिलती, मतलब कुछ ऐसा ही चीज है। मैं समझ नहीं पाता इसका मेनली जो मीनिंग है, अगर किसी बच्चों को इसको समझ में आ रहा है ना कि देयर इज नो स्टिकनेस अंटिल देयर इज नो मेडिसिन, तो बताए। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक सख्ताई नहीं, इस तरीके से किसके द्वारा दिया गया है, बाय हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आ गया, आपके 2 पोस्टर यहाँ पे करवा दिए मैंने। एक और पोस्टर आपको दिखा देता हूं अगर आप चाहते हैं तो, जो मैंने आपको कल करवाया था। ठीक है, किसके ऊपर,
क्लीन सिटी कैंपेन के ऊपर, ठीक है, जिसमें लिखा था कब से कब तक चलाया जाना है, ठीक है। लेट्स मेक दिल्ली ए बेटर प्लेस टू लाइव, जीने के लिए दिल्ली को बहुत ही अच्छा बनाइए, ठीक है। आपको खुले में जो है वो अपना मन नहीं त्यागना है, थूकना नहीं है, ठीक है, शौच नहीं करना है, ये चीजें यहाँ पे मैंने बता दी थी इस तरीके से, ठीक है। तो पोस्टर डिजाइनिंग के ऊपर ना आपको कुछ और चीजें मैं यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ कि जो आपका टॉपिक है उसके संबंध में आपको कुछ सिंबल्स बना दे, जैसे आपको एक गोला बना देना है, ठीक है, आपको इस तरीके से कुछ ड्राइंग ऐसे कर देनी है, कुछ ऐसे ड्राइंग कर देनी है, मतलब ड्राइंग के ऊपर है और ड्राइंग के अंदर आपको छोटी छोटी अपनी बातें लिख देनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज the sports in charge of your school has asked you to deliver a speech on the value of games and sports in life. Okay, in the morning assembly, draft a speech in about 150 to 80 words. एक तरीके से आपको the value of the games and sports इसके ऊपर में एक स्पीच डिलीवर करनी है, कब? मॉर्निंग असेंबली के लिए। तो आइए स्पीच को डिलीवर करते हैं और आप भी अच्छे तरीके से ऐसे करेंगे। आंख बंद करिए एक बार मेरे साथ और मान लीजिए आपके साथ में माइक है, आपके हाथ में माइक है, आप जो है बेसिकली जो स्पीच है उसको डिलीवर करने जा रहे हैं। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, माय टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन आवर लाइफ। यानी कि आप सभी मेरे प्यारे मेरे आदरणीय प्रिंसिपल, टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अपने जो व्यूज है, अपने बातों अपने विचारों को रखने के लिए ऑन द टॉपिक जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनकी वैल्यू के ऊपर। ओके, स्पोर्ट्स इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट इन मैन, यानी कि जो खेलकूद है ये मनुष्य की एक स्वभाव की प्रकृति है, ठीक है। इट इज द मोस्ट एशियंट एंड द मोस्ट नेचुरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड फिटनेस फॉर हिम, यानी कि एक आदमी के लिए, एक मनुष्य के लिए ये बहुत ही प्राचीन और प्राकृतिक है अपने आप को नेचुरली फिट रखने के लिए। बिसाइड्स बीइंग द बेस्ट मीन्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, इट इज द बेस्ट श्योरेस्ट वे टू किल बोर्डम एंड स्ट्रेस इन मॉडर्न डे लाइफ, यानी कि अगर हमें इस मॉडर्न डे लाइफ से अपने स्ट्रेस को खत्म करना है, अपनी जो लोनलीनेस है, ठीक है, ग्लोमी डेज है, उनको खत्म करना है, तो उसके लिए जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मॉडर्न डे लाइफ। ओके, आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प पीपल build their physical stamina and mental agility and raise their level of endurance। एक तरीके से जो खेल होते हैं ये व्यक्ति की सहन शक्ति और मानसिक जो सहन शक्ति होती है उसको और ज्यादा बढ़ाने में, उसके निर्माण में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स persons usually live healthier and longer lives as compared to someone who practice no sport और टेक लिटिल एक्सरसाइज, यानी कि दो व्यक्ति, एक जो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करता रहता है, जो नहीं करता है, उसके मुकाबले जो प्रैक्टिस करता होगा वो ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, उसकी हेल्थ जो टाइम है, उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा बड़ी रहेगी। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है, मोटा है, घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई। एंड द नेक्स्ट, since games and sports promote healthy competition, they instill in on spirit of excellence, goal setting and target achievement। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे ये कहा गया है कि खेल खेल और जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, ये बेसिकली किसी को बढ़ावा देते, प्रतिस्पर्धा, बेसिकली पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देते। इसीलिए हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ठीक है। जो इसको खेलने वाले व्यक्ति होते हैं स्पोर्ट्स को, वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना करते हैं, तभी इट टर्न्स इनटू बोर्ड्स वन कॉन्फिडेंस एंड टीचेस वन टू एक्सेप्ट विक्ट्री एंड डिफीट एज दे कम। यानी कि ये बेसिकली हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमारी जीत और हमारी जीत को, हमारी हार को स्वीकार करना भी सिखाता है। हार जाते हैं तो भी ज्यादा गम नहीं होता और जीत जाते हैं तो भी ज्यादा कुछ नहीं होता। जीत जाते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन हारने पे ज्यादा गम नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया, ठीक है। एंड द लास्ट, अ लॉट ऑफ प्राइड एंड पेट्रोटिज्म इज एसोसिएटेड विद गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स competitions which bring people of different nationalities and races closer and thus foster greater international tolerance, understanding, interaction and appreciation। एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खेल और खेल के साथ में
बेसिकली हमें देशभक्ति का भी गर्व होता है। तो अंतरराष्ट्रीय जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो हमारे देश से भी जुड़े हुए होते हैं, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के विभिन्न धर्म जाति आदि के लोग यहाँ पे आते हैं, वो एक साथ खेलते हैं। तो इससे एक भावना, भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। इससे हम अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी समझ को, अपनी सूझबूझ को, अपनी बातचीत करने के तरीकों को, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मैनी स्पोर्ट्स persons have iconic statistics and earn millions of dollars in sporting fee and endorsement contract। एक तरीके से बहुत सारे जो खिलाड़ी लोग हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इस मामले में पैसा कमा रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब हो गया करोड़ों अरबों पैसे इसके माध्यम से कमा रहे हैं, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी। दे आर रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ यूथ वर्ल्ड वाइड who treat their favorite sports person as their heroes or even demigods। बेसिकली तरीके से जो ये बड़े बड़े खिलाड़ी जब बन जाते हैं, तो छोटे मोटे व्यक्ति गांव गली मोहल्ले के वो इनको अपना आइडियल मानते हैं, अपना हीरोस मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग दिखाई हुए रास्ते पर उनकी जो बातें होती है उनको पढ़कर ये भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। पीपल एडमायर स्पोर्ट्स पर्सन मोर देन पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा किसी को अगर माना जाता है तो वो है स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है। साइंटिस्ट और इवन एक्टर से भी ज्यादा इनको माना। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, which sports are going to do from today onwards, wishing you excellence in your desired sports। एक तरीके से यहाँ पे ये कहा गया है कि दोस्तों आज से आप कौन सा खेल खेलना पसंद करें। आपके खेलों की उत्कृष्टता की मैं कामना करता हूं, आपको ये अच्छा खेल चुने और आप भी आज से एक नया खेल खेलना शुरू करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, इस तरीके से आप बोल देंगे। ठीक है भाई, आगे समझ में। अभी तक हो चुके हैं हमारे 36 मिनट्स एंड इस बीच में हमने काफी ज्यादा अपने क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। ठीक है। नाउ ये तो हो गया द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर बात। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में जो है वो आपको किस पर लिखना है, यू आर रमेश एंड रेशमा, यू आर वरीड अबाउट दिस वन। आपको बेसिकली अंडर एज का मतलब हो गया कि जो बेसिकली अभी ड्राइव नहीं कर पाते वो ड्राइव करते हैं, तो उससे रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं। इसके ऊपर आपको क्या करनी है, एक स्पीच लिखनी है। ठीक है। तो इस स्पीच को मैं आपको समझाऊं या फिर नेक्स्ट में बता दूं? चलिए इसी में आपको बता देता हूं। ठीक है। ये वाली जो स्पीच है इसमें आपको बता देता हूं। लिखेंगे अंडर एज ड्राइविंग इज अ रोड डिजास्टर, यानी कि जब तक एज नहीं हो जाती है तब तक ड्राइविंग करना एक रोड के लिए बहुत ही खतरा है। आप फिर से एक बार आंख बंद करेंगे, आपके हाथ में माइक है, बोलेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे I am here to present my views on the topic underage driving is a road to disaster. Okay, now start. For school students, it is fun and fashion to zip on the high-powered motorbike to school। यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मजाक हो सकता है कि वो बड़ी-बड़ी बाइक से स्कूल आते हैं। For their status conscious parents, यानी कि अगर उनके पेरेंट्स इसको अलाउ करते हैं या फिर पेरेंट्स जो है उनके पैसे को दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। ये एक तरीके का क्या है, ये एक कोई मैटर, बेसिकली कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जिसमें बेसिकली जो है वो आप किसी अपनी पैसे को यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो बात होती है वो बात होती है एक तरीके से आपके माता पिता की। ठीक है। बट लिटिल टू डू दे रियलाइज दैट इट इज ए ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन। यानी कि ये बेसिकली इस बात का एहसास नहीं होता कि ये जो लोग इस तरीके से बाइक वगैरह चलाते हैं, ये त्रासदी है जो होने का इंतजार कर रहे हैं, और ये त्रासदी और ये जो घटना है और ये जो बेसिकली ट्रेजेडी है वो कभी भी हो सकती है। अब फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिन पहले की बात है, टू बॉयज वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर क्लासेस विद अनदर फ्रेंड वन एंड टू व्हीलर। यानी कि बेसिकली दो दोस्त थे, कुछ ही दिन पहले की बात है, दोनों जो थे वो ट्यूशन क्लास से ना घर आ रहे थे। दे लॉस्ट कंट्रोल एंड रैम्ड इनटू लैंप पोस्ट नियर बाय। यानी कि उन्होंने अपने बाइक पर कंट्रोल खो दिया और वे अपना नियंत्रण खो बैठे और एक बिजली के खंभे से टकरा गए, और बिजली से खंभे के टकराने के बाद द टू बॉयज डाइड ऑन द स्पॉट व्हाइल देयर फ्रेंड वाज बैटलिंग फॉर द लाइफ इन द हॉस्पिटल। जब उनके बेसिकली वो ऑन द स्पॉट मर गए। ठीक है। अस्पताल में लेकर भी गए, तो एक जो था, एक तो मर गया, ठीक है, और एक जो था वो अस्पताल में लेके गए तो उसकी सांसें ही चल रही थी, वो भी जाने ही वाला था। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ड्राइविंग अगर अंडर एज के बाद में की जाए तो ठीक है, अंडर एज से पहले करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में माइनस ड्राइविंग टू स्कूल्स, यानी कि मेनली जो व्यक्ति हैं वो स्कूल जाते हैं,
किससे? ड्राइव करके। माइनस ड्राइविंग टू स्कूल, यंगस्टर्स फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज ऑफ्टन टेक आउट देयर पेरेंट्स कार फॉर अ ड्राइव। यानी कि स्कूल जाने के लिए जो नाबालिग लोग हैं, ये अपने अमीर परिवारों को दिखाने के लिए, अपने पैसे को दिखाने के लिए अक्सर अपने माता पिता की बाइक या कार वगैरह को लेके चले आते हैं। A visit to any of the popular urban schools would reveal that almost 90% of the senior students use two wheelers to commute this school। यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, किसी बड़े स्कूल में, अर्बन स्कूल में जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे 95 या 90% जो बंदे होंगे जो वहां पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते होंगे, वो ज्यादातर अपने पिता माता पिता की जो टू व्हीलर कार है या गाड़ी है उसको लेके आते होंगे। चिल्ड्रंस ऑफ दिस एज आर रेस्टलेस, यानी कि वो इस समय जो है वो ज्यादातर आराम चाहते हैं, इम्पेशेंट एंड हैव टू शॉर्टर अटेंशन स्पैन, यानी कि वो ज्यादातर हर एक काम को जल्दी से जल्दी चाहते हैं। फर्स्टली देयर हार्मोन्स दे ड्राइव फास्ट, वो अपने हार्मोन्स को नियंत्रित खोल देते हैं और तेजी से ड्राइव करते हैं। रश एंड हॉक वाइल्डली, यानी कि वो हॉर्न तेजी वजह से भीड़ में भी ऐसे कुछ चलाते हैं। देयर रिलैक्सेस आर नॉट एज शार्प एज द रिलैक्सेस of the adults on when required to react fast they bungle, यानी कि अगर कोई कुछ समझाते हैं इस बारे में तो वो जो है उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। they are unable to control the speeding vehicle in case of emergency and it is leads to is accident, यानी कि वो अपने कंट्रोल को कभी कभी इमरजेंसी में खो देते हैं और यही कारण बनता है उनके एक्सीडेंट का। नाउ आई एम सजेस्टिंग to some points stop this case, checking of driving license should be done strictly, यानी कि जो भी ड्राइवर्स होते हैं उनका लाइसेंस चेक किया जाना चाहिए हर रेड लाइट पे। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, इट्स टाइम फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट टू रियलाइज दैट unrestricted underage driving by a school student is a road to disaster, यानी कि ये टाइम अब वो आ चुका है जब पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस बात को समझना होगा कि स्टूडेंट्स अगर ड्राइविंग करते हैं तो ये एक डिजास्टर बनता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है भाई, आगे समझ में? तो देखिए दोनों की दोनों आपकी जो स्पीचेस थी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझानी है और जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बारी आती है अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है ये रहेगा आपका डिबेट के ऊपर। डिबेट क्या है? यू आर शिवम या शिवान ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल आगरा, राइट ए डिबेट ऑन द टॉपिक ओल्ड एज होम्स आर नेसेसिटी इन टुडेस वर्ल्ड। यू कैन गिव योर आर्गुमेंट इन फेवर और अगेंस्ट। देखिए फेवर का मतलब क्या होता है कि आपको उसके पक्ष में बातें करनी है, अगेंस्ट यानी कि आपको टॉपिक के विपक्ष में बात करनी है। ठीक है, तो ओल्ड एज होम्स आर नेसेसिटी, यानी कि जो वृद्ध आश्रम होते हैं एक तरीके से, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फेवर की, क्या क्या फेवर हो सकते हैं, फिर इसके अगेंस्ट पे, दोनों ही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ऑनरेबल जूरी मेंबर्स या फिर ऑनरेबल जो भी यहाँ पे व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं, तो ऑनरेबल जूरी मेंबर्स, teachers and my all dear friends, a very cheerful and warm morning to all of you. Today I am Shivam will present my views on the favor of the topic old age homes are necessity in today's world, यानी कि वृद्ध आश्रम एक तरीके से वर्तमान में बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? Old age homes are necessity. Parents educate their children, then the children get job and travel to different places and countries to realize their dreams. Parents can't travel to all these places because of old age and medical problems, यानी कि जो वृद्ध आश्रम होते हैं यहाँ पे माता पिता को जब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि माता पिता को छोड़ने के बाद वो अपना आसानी से विकास कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें इस चीज का रियलाइज होता है कि भाई हमारे माता पिता जो है वो देखो आप ना दोबारा से सिंपल सा दोबारा से पढ़ो, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखो कि ओल्ड एज होम्स आर नेसेसिटी, बहुत जरूरी है। कैसे? पेरेंट्स एजुकेट देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, देन द चिल्ड्रंस गेट जॉब, और पढ़ने के बाद में बच्चों को जॉब मिलती है, एंड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस एंड कंट्रीज टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, यानी कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए जब जॉब मिल जाती है तो अनदर प्लेसेस में, अनदर जो कंट्रीज होती है उसमें जाके घूमते हैं, विभिन्न स्थानों और देशों की यात्रा करते हैं। पेरेंट्स कांट ट्रेवल टू ऑल दीज प्लेस, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ऐसे वहां पे जा नहीं सकते हैं बिकॉज
ऑफ ओल्ड एज एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। किसकी वजह से? ओल्ड एज एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। समटाइम्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डज नॉट सूट देम, क्योंकि भाई समटाइम ऐसी ऐसी प्लेसेस होती है घूमने वाली जहाँ पे इनके बच्चे जाते हैं कि वो इनके लिए सही नहीं होते। सो द चिल्ड्रन कीप देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम्स एंड रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर द वेलफेयर फॉर देयर पेरेंट्स। यानी कि वो जो बच्चे हैं उनके जो माता पिता ओल्ड होम्स में रह रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे ये इस बात के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगा देते हैं कि ये अच्छे से रहें, ठीक है, उनकी केयर टेकिंग होती रहे इस बात के लिए, ठीक है, इसीलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। द पेरेंट्स गेट शेल्टर, पेरेंट्स गेट शेल्टर, फूड, मेडिकल फैसिलिटी एंड प्ले विद द पीपल ऑफ देयर ऑन एज। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि माता पिता जो है इनको वहां पे रहने का आश्रय मिल जाता है, खाना वाना मिलता रहता है, चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती हैं, और उनकी उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके साथ में वो आसानी से कुछ भी खेल वगैरह या बातें वगैरह जो है अपना करके समय बिताते रहते हैं, ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल आर बिजी इन देयर वर्क एंड मेक मनी। वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि पीपल जो वो ज्यादातर बिजी हो चुका है किसमें? पैसा छापने में, पैसा कमाने में बिजी हो चुका है, इसीलिए वो जो है इनके लिए जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। सम पीपल कंसिडर द पेरेंट्स एज बर्डन, अदर्स डोंट हैव टाइम फॉर देयर पेरेंट्स। कई लोग जो माता पिता जो कई लोग जो है ना बच्चे माता पिता के, वो क्या करते हैं, वो अपने माता पिता को एक बोझ मानने लगते, बूढ़े हो गए घर में पड़े पड़े खाते रहते पीते थे बस यही हो जाते, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि अगर उनके माता ही पिता नहीं होते तो तुम आते कहां से हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो भाई उनकी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि वो ना मतलब एक नई मॉडर्न जनरेशन की ये कहानी है कि वो अपने माता पिता की कदर ही नहीं करते, ठीक है। हमारे टाइम पे यानी कि अभी से 10 से 15 साल पहले की अगर बात कर लें तो गांव में आज भी ऐसा होता है और कई सालों पहले भी होता था। मॉडर्न सिटी में भी एक दो फैमिली मिल जाएगी हजार में जहां पे आज माता पिता की बात को ना पत्थर की लकीर माना जाता है। और वैसे तो मॉडर्न में तो है क्या है, चलो भाई वृद्धाश्रम में डाल दो। आपने बहुत सारे से वृद्धाश्रम देखे भाई जहां पे ना माता पिता से रोते रहते हैं कि हमें हमारे बेटे ने, हमने जिसके लिए पूरी जिंदगी कमाया, जिसके लिए हमने घर बनाया, जिसके लिए हमने शादी वादी करवाई, अपने सब कुछ करके, और फिर भी उसने हमें वृद्धाश्रम भेज दिया, ठीक है ना। तो उन्हें रहने के लिए जगह मिलेगी, खाना मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी, तो टाइम उनका बीत जाएगा। इसके लिए भाई ओल्ड होम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इन बोथ टाइप्स ऑफ केस ओल्ड एज हैव अपीयर्ड एज बोन फॉर द एल्डर्स, यानी कि एल्डर्स के लिए एक तरीके के वरदान है। दे लाइव हियर at attain mental peace, they interact with those people who are going through the same situation. Children have the facilities to visit their parents, grandparents, relatives or neighbors in old homes, इन ओल्ड एज होम्स। यानी कि जब ये लोग आपस में रहते हैं, अब देखो जब दो टूटे टूटे दिल वाले लोग आपस में मिलते हैं ना तो दिल जुड़ जाता है। इसी तरीके से बोलते हैं ना कि जब दो दुखी दुखी व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो दुख बांटते हैं तो उनको खुशी मिलती है, और जब दो खुशी खुशी वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनकी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब ये दो ओल्ड एज वाले व्यक्ति मिलते हैं तो आपस में ये अपने दुख को बांटते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, सिचुएशन उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यहाँ पे लोग आते हैं मिलते हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ओल्ड एज homes are must for the welfare of elderly. Thank you, ठीक है। यानी कि ओल्ड एज होम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस मामले, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी आपकी कहानी ओल्ड एज होम्स के बारे में। अब बात करेंगे ओल्ड एज होम्स के अगेंस्ट में। तो फिर से एक बार कहेंगे, honorable jury members, teachers and my all dear friends, a very good and warm morning to all of you. Today I am Shivam. Today I am Shivam here to present my views against the motion old age homes are necessary in the world. देखो क्यों है भाई ओल्ड एज होम्स की हमें जरूरत नहीं है, कैसे नहीं है आइए समझिए। आपने ध्यान से समझना सारी चीजों को। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वी मस्ट केयर फॉर आवर पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट। हमें अपने माता पिता की हर एक कीमत पर सेवा खुद ही करनी चाहिए। दे हैव ब्राउट अप अस ए sacrificed their needs in educating us, fulfilling our dreams, so it should be our foremost responsibility to see that they should have no problem now. If they had spent money on us, we could not have this life now. यानी कि हमारे माता पिता ने जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें
अपने बहुत सारे सपनों को मार के पढ़ाया है हमें, ठीक है, हमारे डिमांड्स को पूरा किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है, तो अब हमारा ये हक बनता है कि हम अपने माता पिता के जो वृद्ध हो चुके हैं उनकी हमें केयर टेकिंग करनी चाहिए, फिर चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है, किसी भी कॉस्ट पे आपको ये करनी चाहिए, ठीक है। दे आर वंस हु नेवर लेफ्ट अस। आप किसी लड़की से प्यार कर लो, किसी लड़की से प्यार कर लो, कभी ना कभी तो आपका ब्रेकअप हो ही जाना है, ठीक है, लेकिन माता पिता का प्यार ऐसा है, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो वो कभी दूर नहीं होता, ठीक है। सो आई स्ट्रांगली अपोज द आइडिया ऑफ लिविंग वंस पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम्स, नाउ दे हैव बिकम ओल्ड एंड नीड केयर। यानी कि इस आइडिया से मैं बहुत ही दूर जाता हूं, निगेटिविटी है मेरी इस बात को लेके कि वृद्धाश्रम जरूरी है, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब पेरेंट्स वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें केयर टेकिंग की जरूरत पड़ती है अपने बच्चों की। तो वी शुड कम फॉरवर्ड एंड सी टू इट most of the person leaving their parents in old age homes to move forward in life, but I request everyone not to send their parents in old age homes। यानी कि मानते हैं कि आप जो है वो ज्यादा बिजी हो गए, लेकिन इस बिजी लाइफ में आप थोड़ा सा टाइम अपने माता पिता के लिए निकाल लो, वही बहुत है, आप उन्हें ओल्ड एज होम्स मत भेजो। So my appointment, my opinion has first asked that the proper attention and medical treatment, but will they get the some mental peace and emotional satisfaction which they get in their house। यानी कि ये मैं मानता हूं कि वृद्धाश्रम में लोगों को भोजन खाना और उनके वजह के बंदे मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें जो अपनेपन का भाव चाहिए, अपने बेटे उटे को देखने की जो मंशा होती है, नाती पोतों को देखने की मंशा होती है, वो उन्हें वहां नहीं मिलती है, वो सोचते रहते हैं। इसीलिए उनके हाउस में ही अगर उनको थोड़ी मेडिकल थोड़ा खाना वाना मिलता है तो वो भी इसके सारे अपना जीवन गुजार सकते हैं। आई बीट दैट दे विल फाइंड इन हार्डर टू अडॉप्ट अ न्यू लाइफ स्टाइल एंड न्यू होम। यानी कि वो इस ओल्ड एज होम में जाके न्यू स्टाइल लाइफ को अपनाते अपनाते ये चल बसेंगे, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट विद द फोल्डेड हैंड्स, मैं अपने हाथ जोड़ के आप सभी से नमन करता हूं कि प्लीज डोंट लीव योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मत छोड़ो, कीप देम विद यू बिकॉज दे नीड यू एंड यू नीड देयर बिलोंगिंग्स। आपको आपके माता पिता के दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपके जो माता पिता हैं उन्हें आपकी जरूरत है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नहीं, हैव अ नाइस डे यहाँ पे थोड़ी ना बोलेंगे, ये तो डिबेट है बेसिकली, यहाँ पे थैंक यू बोल देंगे बस, ठीक है भाई। तो ये जो कहानी बताई है ना, इसमें कुछ जो है इसके वर्ड की मीनिंग्स है, लेकिन कुछ दिल से निकली हुई बातें हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने खुद एक्सीडेंटली डिजाइन किया है ताकि आप तक अपनी बातों को पहुंचा सके, इसीलिए ये स्पेशल मैंने एक टॉपिक उठाया था, ठीक है, ओल्ड एज होम्स के बारे में। बाकी आपको डिबेट समझ में आ गई होगी। दूसरी जो डिबेट है बच्चों, ये ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन स्टाइल, इसके ऊपर में है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको ये बताई हुई है पहले ही, ऑनलाइन स्मार्ट जो क्लासेस हैं ये किस तरीके से हमारे फ्यूचर के एजुकेशन के लिए एक लाइफ स्टाइल बनने वाले हैं। तो मोशन यानी कि इसके फेवर मैंने आपको बताए थे सारी के सारी बातें, आप चाहो तो इसे पढ़ लो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है, ठीक है, पिछली वीडियो में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला। अब इसी के अगेंस्ट में जब बात आ जाएगी तो अगेंस्ट में आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है भाई। तो आई होप कि आप सभी को आज की ये वीडियो यहाँ तक की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो बचेगा हमारा सेक्शन नंबर सी वाला पार्ट, इसके लिए पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके लिए अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आई होप कि आप सभी को सारी की सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं आप सभी को समझ में आई हैं, तो आपने करना क्या है, जितना हो सके आप उतना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, इससे हमारा और ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके इतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर देना, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस बारे में, एक ओल्ड एज होम्स के बारे में मैंने आपसे जो बातें की उसके बारे में अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। आपने जो ये पेपर देखा है इसमें क्या क्या आपको बातें समझ में आई इसके बारे में बता सकते हैं। जो नहीं समझ में आया है आपसे दोबारा से रिवाइज करो, वीडियो को रिप्ले करो, आपको सारी चीजें डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी। ओके, तो इसी बात पे हम यहाँ से विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आपके इंग्लिश के फाइनल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।